6 साल पहले जब हम लोग शुरुआत से जुड़े थे तो हम लोग के छत के ऊपर मतलब एक खुला आसमान था, हम लोग उसके नीचे बैठ के पढ़ते थे, अपने अपने घर से लाते थे चटाई बैठने के लिए। ये 1 रुपया दे के वो लड़की भी पढ़ सकती है जो रोड पे भीख मांगती है। अभिषेक सर बहुत अच्छे, उन्होंने मतलब मैंने नहीं सोचा था कि मुझे जब मैं अभिषेक सर से बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि ज़रूर मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा, जिसकी वजह से मुझे अभिषेक सर जैसे सर, भाई और एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड मिले हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उनसे बात करके। आए हैं तो हम लोग की ज़िंदगी ही एकदम चेंज हो गई है, नहीं तो ऐसे ना जाने कितने बच्चे अभी तक भीख मांगते हैं, क्या क्या करते हैं, इतना नशा करते हैं। वही सब बच्चे आज यहाँ पे आके इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे अच्छे ज्ञान सीख रहे हैं, उनके अंदर बहुत चेंज आए हैं। सर मेरे साथ 6 साल से जुड़े हुए हैं और मतलब हम लोग एक परिवार के जैसे हो चुके हैं। अभिषेक सर ने मेरी हर मोड़ पे मदद की है, चाहे जैसे एक दोस्त के रूप में, एक भाई के रूप में, एक टीचर के रूप में हमेशा मेरे साथ रहे हैं। 2 बच्चों से शुरू किया, आज 250 से अधिक बच्चे हैं। 50 बच्चों की शिक्षा पूरी हो चुकी है। 2 बच्चे ग्रेजुएशन में हैं, 2 बच्चे इंजीनियरिंग में हैं। एक पैड बैंक स्टार्ट किया, 1000 से ज्यादा महिलाओं और बच्चियों को पैड डिस्ट्रीब्यूट किया। 30 से अधिक वॉलेंटरी बेसिस पे टीम मेंबर्स हैं। सिटी हीरो का अवार्ड है और इन सब के पीछे एक व्यक्ति है, अभिषेक शुक्ला, शुरुआत एनजीओ के फाउंडर। स्वागत करते हैं आप सभी का WT फिल्म्स के इस शो में। और आज हमारे साथ हैं अभिषेक शुक्ला जी। उनसे बात करेंगे, उनकी इस जर्नी के बारे में जानेंगे। तो स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जर्नी रही शुरुआत की? 6 साल हो गए आपने शुरुआत को शुरू किए और इस बीच काफ़ी उतार चढ़ाव आपने देखे। तो एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि ये पूरी जर्नी क्या रही आपकी। देखिए, बेसिकली आदर्श भाई, ये जो जर्नी रही वो 6 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी और एक फुटपाथ से इसकी शुरुआत हुई। एक बस्तियों से होते हुए हम आज एक स्कूल में बदल चुके हैं जी। आज एक स्कूल है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने कभी स्कूल के लिए सपना देखा था। उनको सिर्फ 1 रुपए में वहाँ पे शिक्षा मिल रही है और यह जो कार्य रहा वो उसमें धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। अकेले इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन आज 30 से ज़्यादा हमारी टीम है, 30 मेंबर हैं जो पढ़ने के साथ साथ में खुद पढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ में प्रयागराज पुलिस भी जुड़ी है। यहाँ की आईजी जो अभी रह चुके हैं कविन प्रताप सिंह, वो भी इसका हिस्सा बने, वो भी पढ़ाने आते थे अभी। और साथ ही साथ पुलिस मित्र भी इसका हिस्सा बन रहा है। हाँ। तो इस तरह से ये सफ़र शुरू हुआ था। पहले जो शुरू हुआ था उसमें बच्चों को सबसे बड़ी चुनौती थी कि बच्चों को पढ़ाना। जी। आज बच्चे वहां तक पहुंच चुके हैं जहां उन्होंने सोचा नहीं था। आज बच्चे इंजीनियरिंग में पहुंच चुके हैं, बच्चियां टॉप कर रही हैं अपने स्कूलों में। और यह जो पहचान थी, जो शुरुआत की शुरुआत, आज राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है। तो यह एक सफर था, आज यहाँ तक पहुंच चुका है। तो अभिषेक जी, एक जो नौजवान लड़का होता है, मतलब हमारे उम्र के जो लड़के हैं, हमारी प्राथमिकता यह है कि अच्छा घर हो, अच्छी नौकरी हो, अच्छी बीवी हो और समाज में एक अच्छा दर्जा हो। जी। ये व्यवस्था है समाज जी, की। जी। इस व्यवस्था से निकल करके एक आम नौजवान हमारे बीच का और समाज सेवा के अंदर, सोशल वर्क के अंदर, जो आज इतना एक्सेप्टेड नहीं है हमारी सोसाइटी में, इसके अंदर आप एक नौजवान काम कर रहे हैं और पिछले 6 वर्षों से काम कर रहे हैं। तो इसके पीछे की जो कहानी है, इसके पीछे का जो इंस्पिरेशन है,
मोटिवेशन है या ऐसा कोई इंसिडेंट जो रहा, क्या किस चीज ने आपको प्रोत्साहित किया कि आप इस तरीके का कोई कदम ले? देखिए, मैं एक बहुत ही प्रयागराज से 30 किलोमीटर दूर एक गांव से बिलोंग करता हूं। वहां से मैं अगर बात करें 15 साल पहले, आज से 15 साल पहले, तो एक सपना लेके आया था कि मुझे भी देश की सेवा करनी है, लेकिन अलग अलग तरीके से जैसे सारे देश के नौजवान करते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सिविल के क्षेत्र में करना। मैं भी सिविल के क्षेत्र में जाने का सपना लेके आया और 2016 में एक बच्ची को भीख मांगते हुए देखा, उससे बातें की और जानने के बाद पता चला कि वो बच्ची जो थी 10 साल की बच्ची थी। उसने बताया कि मैं अपने 6 साल के बच्चे भाई को भी संभालती हूँ। तो मुझे लगा ये बच्ची भीख मांगने के लिए झूठ बोल रही है। तो वहां से जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारे घर पे जाऊं, चलूं, मुझे देखना है ये कितना, ये जो बता रही कितना सच है। तो फिर मैं जब उसके घर की ओर गया तो देखा उस बस्ती में सिर्फ उस बच्ची की कहानी सही नहीं थी, मतलब सारी ऐसी सैकड़ों कहानियां थी जो इस बच्ची ने बताया वो तो पूर्णतः सत्य था ही। जी। कि हाँ, वो अपने 6 साल की भाई को संभाल रही थी। लेकिन मैंने देखा वहां पे कि 10-10 साल की बच्चियां जो हैं खाना बना रही हैं, 6 साल की बच्चियां खाना बना रही हैं, कुछ बच्चियां ताश के पत्ते खेल रही हैं। बच्चियां यहाँ तब उस बस्ती से बाहर निकलती थी जब वो किसी दूसरों के घर में काम करने जाना होता है, उसके पहले बाहर ही नहीं निकलती। वो कभी बाहर ही नहीं निकलती थी। एक अलग ही दुनिया थी। और सबसे बड़ी ताजुब की बात ये थी कि मैं उधर से लगभग हमेशा गुजरता था, लेकिन कभी उधर ध्यान ही नहीं गया। कहते हैं ना कि हमारी जो प्राथमिकताएं होती हैं हम उसी के अनुसार वो देखना पसंद करते हैं। कुछ लोग जो बिजनेस माइंडेड होते हैं तो वो बगल की बिल्डिंग्स देखते हैं, और जो लोग अदर की तरीके चीज़ों को पसंद करते हैं कि जो पर्यटन की चीज़ें हैं तो वो जो चीज़ें होती हैं पर्यटन की चीज़। मैंने वहाँ पे देखा तो मैं ताजुब रह गया। एक तो पहली चीज ये है कि वहां पे सांस लेना दुर्भर था, इतनी ज्यादा स्मेल आ रही थी। और साथ ही साथ मैं देख रहा हूं कि बहुत सी बच्चियां बाल विवाह का शिकार थी। तो ऐसी ढेर सारी चीजें थी। वहां पे मैंने लोगों से बात किया, मुझे लगा कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूं, क्योंकि वहां से मेरा मन बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, व्यथित हो गया कि यार ये कैसा है। जी ये कैसा है कि एक 10 साल की बच्ची जो है, जिसकी मां नहीं है, जिसके पिताजी रिक्शा चलाते हैं, शराब के नशे के शिकार हैं, और हमारा देश का भविष्य कहां पे है, वो रोड पे भीख मांग रहा है और साथ ही साथ अपने एक भाई को भी संभाल रहा है। तो वहां से मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए इस बच्ची के लिए, इस पूरे समाज के लिए। मैंने लोगों से बात किया कि हाँ मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। तो पहले वो बहुत हंसे हम पे, ऐसे बहुत से लोग आते हैं और प्रॉमिस करके चले जाते हैं, आप भी आए होंगे। तो वो एक कहीं ना कहीं तिरस्कार था, एक उपहास था कि आप जिनके लिए काम करना चाहते हो वो ही आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण था कि मैं जिनके लिए काम करने जा रहा हूं वो ही हम पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम एक कहना था कि हाँ, इसको पार्ट टाइम के रूप में मैंने शुरू किया था। चुनौतियां हर दिन थी। जो चुनौतियां मैंने आपको बताई कि हाँ, वहाँ के लोग दिन में भी शराब के नशे के शिकार थे, बहुत सी तकलीफें थी, लेकिन हम करते गए। और बदलाव आपके सामने है कि आज वो बच्चियां, जिस बच्ची से शुरू हुई, आज सैकड़ों बच्चियां स्कूल तक पहुंच चुकी हैं। बच्चियां टॉप कर रही हैं, कूड़े बिनने वाली बच्चियां 80% अंक लेके आ रही हैं। और बस यही सफर जो शुरू हुआ था शुरुआत का, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और इसके पीछे जो सोच रहती है, कहीं ना कहीं ये सच्चाई है। कहीं ना कहीं हम में से हर एक इंसान, हर एक लड़का जब सड़क पर चलता है, और दो तरीके की हम सच्चाई देखते हैं, दो तरीके की यहाँ पे व्यवस्था है। एक तो है कि हम अपने घर में हैं, बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हैं, सारी सुविधाएं हमको मिल रही हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ बच्चे हैं जिनके पीछे कोई नहीं है, जिनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। वो अपनी रोज की जिंदगी एक एक करके दिन काट रहे हैं। बिल्कुल कि वो सड़क पर जाते हैं, भीख मांगते हैं, नशे करते हैं, और उनके पास कोई उनकी मदद करने वाला नहीं। और जैसा आपने बताया कि अक्सर वो ये सवाल पूछते हैं कि आप किसी एनजीओ से होंगे, किसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग का पार्ट होंगे, और आप आज आए हैं। पर ये है अभिषेक भाई कि हम में से हर कोई इंपल्सिव होकर के डिसीजन लेता है कि हमने एक बार देखा, हमको बहुत कष्ट हुआ कि भाई ये क्या व्यवस्था है, और हमने उसके लिए कुछ किया। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर अगर आपसे बात करूं तो मोहल्ले में कभी कभार अगर बहुत ज्यादा गंदगी हो गई तो एक दिन पूरा अभियान होता है कि नहीं चलिए आज पूरा मोहल्ला साफ करते हैं। परंतु दिक्कत यह है कि वो बस एक दिन का चला। तो ये जो आप
जो भी आपके एफर्ट्स हैं पर्सनल लेवल पे, और आज तो आपके साथ काफी लोग जुड़ चुके हैं, पिछले 6 साल से आप इन चीजों को कर रहे हैं, तो ये काफी कमेंडेबल है। और हम भी एज अ पार्ट ऑफ बीइंग अ ह्यूमन एंड अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन जो WT फिल्म्स है, हम भी इस चीज के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम ऐसे लोगों को लेकर के आए सामने, ऐसे लोगों से बात करें, लोगों के बारे में जाने जो जमीनी स्तर से जुड़ करके और समाज में बदलाव ला रहे हैं। जी। अच्छा, एक न्यूज मैंने अभी आपकी सुनी कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने, प्रिंट ने और दुनिया भर के नेशनल न्यूज़पेपर्स ने आपको कवर किया, और आपके जो विद्यालय है, जो शुरुआत है, उसकी 6 बच्चियों के बारे में ये पूरा न्यूज था कि उन्होंने किस तरीके से एग्जाम्स में परफॉर्म किया। तो ये क्या पूरी घटना हुई, एक बार जरा बताएं। देखिए, कहानी तो इसकी शुरू जिस दिन से हमने शुरुआत की थी, जी, उसी दिन से शुरू हुई थी। बिल्कुल। लेकिन पहले दिन प्रयास था कि किसी भी तरह से इन बच्चियों को शिक्षा से जोड़ा जाए, जी, क्योंकि ये कभी एक दहलीज बनाई गई थी, एक बॉर्डर बनाया गया था, उस बॉर्डर से ये बच्चियां क्रॉस नहीं की थी। जी, जी, जी। तो हम उनके बस्तियों में जाते थे, पढ़ाते थे। फिर धीरे धीरे वहाँ पे समस्याएं बहुत रहती थी। लोग शराब के नशे में आके बच्चियों को मारते हुए ले जाते थे। लोग यहाँ तक कि मुझे गालियां देते थे कि अरे तुम ये क्यों काम कर रहे हो, और ये बच्ची पढ़ लिख के क्या करेगी, और बच्चियों को पढ़ा लिखा के क्या करोगे। एक जो आम धारणा हम सुनते आए हैं हमेशा से। लेकिन निम्न वर्ग में जब हम जाते हैं, जहाँ पे आय के सीमित संसाधन है, वहां पे ये और ज्यादा हो जाती है, और ज्यादा हो जाती है। तो वहां पे एक बच्चियों की जो मैंने देखा कि बच्चियों को एक अलग दुनिया में बना दिया गया है कि तुम्हें केवल घर का काम करना है, उसके आगे क्या करना है, दूसरे के घर में जाके चूल्हा बर्तन का काम करना है, पोछा लगाने का काम करना है, और उससे ज्यादा तुम्हें समय मिला तो क्या कहते हैं, तुम घर के जो जानवर पाले जाते हैं या डलिया बनाई जाती है उसको बनाओगे। उससे भी आगे अगर आप जाते हो तो आपकी 15 साल में शादी कर दी जाती है। मतलब शिक्षा नहीं, संसाधन नहीं, आय का कोई जरिया नहीं, और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं। मतलब आप सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकते। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक पूरी तरीके से ऐसा माहौल बना दिया गया है, उसे किसी भी तरह से हम नाम दे सकते हैं, चाहे शिक्षा ना हो या जागरूकता का नाम दे सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सच है। तो वहां से जब हमने ये कहानी देखी, वहां से मैंने इसकी शुरुआत की थी। पहले तो हुआ कि हाँ, बच्चियों को बस बेसिक जानकारियां दे दें। जी, जी, जी। क्योंकि मेरा मानना है शिक्षा जो होता है अच्छे और बुरे में फर्क करना बताती है। हम और आप आज बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़े शिक्षित हैं, चीजों को समझ रहे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो चीजों को इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। लेकिन वहां पे यही नहीं पता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, उनकी चीजों को मतलब बताया ही नहीं जाता है। तो हमने वहां से शुरू किया, धीरे धीरे हमने उनको बेसिक जानकारियां दी, उनको अक्षरों का ज्ञान दिया। फिर जो सबसे बड़ा चुनौती मेरे लिए ये था कि एक समय के बाद मुझे लगने लगा कि अगर जब तक इन बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाएगा तब तक बड़ा बदलाव नहीं हो सकता। क्योंकि मैं उस समय मेरी संस्था जो थी वो रजिस्ट्रेशन भी मैंने नहीं कराया था। उसकी भी मैं कहानी जरूर बताना चाहूंगा कि जब मैं स्टार्टिंग में गया तो लोगों ने कहा कि अरे आप एनजीओ से आए हुए हैं, और ऐसे एनजीओ बहुत सारे आते, छोटे छोटे बच्चियों को एनजीओ वर्ड पता था। तो मैंने कहा कि जब मैं जिनके लिए काम कर रहा हूं और वो ही हम पे विश्वास नहीं करेंगे तो हम कैसे काम करेंगे। तो मैंने वहां से एक निर्णय लिया कि जब तक बहुत आवश्यक नहीं होगा तब तक हम एनजीओ नहीं पंजीकृत करेंगे। तो वहां से हमने फिर बच्चों को, हम तो रिजल्ट दे नहीं सकते थे जब तक उनको स्कूल में नहीं भेजा जाएगा। हमने पहली बार जब 3 बच्चियों को चयनित किया कि मुझे स्कूल भेजना है, उन 3 बच्चियों को स्कूल भेजने में मुझे 3 महीने लगे, उनके गार्जियन की काउंसलिंग करने में। उनकी तरफ से पूरी तरीके से था, ये तुमने क्या किया। बिल्कुल भाई, तुम यहां पढ़ा रहे थे, चलो हमने किसी तरह से आपको स्वीकृति दी, लेकिन अब ये क्या आप कर रहे हो कि आप बच्चियों को स्कूल भेजोगे। हमारे गांव में या हमारी बस्ती में कोई स्कूल नहीं गया। ये मेरे जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण था। हमने लगातार प्रयास किया, और कहते हैं कि लगातार प्रयास करने से सफलता मिलती है। जी। और वो बच्चियां जो बच्चियां कूड़ा बिनती थी, उन बच्चियों को ही हमने स्कूल में दाखिला दिया, और धीरे धीरे उनको हर दिन काम करना शुरू किया। और यहाँ पे मैं एक चीज जरूर, आपने जो कहा कि आज यही होता है कि एक दिन के लिए कोई चीज होती है। जी बिल्कुल। मैं एक छात्र था और मुझे जो मैंने समस्या देखी थी
तो मुझे समझ में आ गया था ये एक दिन के कार्य से नहीं होगा, ये किसी पिकनिक मनाने से नहीं होगा। आपको अगर बदलाव लाना है तो हर दिन काम करना होगा, और ये हमारा और हमारी टीम का शुरू से प्रयास है। हम इवेंट मनाने से दूर रहते हैं। जी जी जी। तो हम हर दिन काम, क्योंकि अगर आपको बदलाव लाना है तो आपको निरंतर काम करना पड़ेगा, और निरंतर काम करने का प्रयास है कि आज वो जो 6 बच्चियां थी जो कूड़ा बिनती थी, जिनके पिताजी, किसी के पिताजी रिक्शा चलाते हैं, किसी के सब्जी बेचने वाले हैं, जिनको स्कूल से कोसों दूर रखा गया, आज वो बच्चियां टाइम्स ऑफ इंडिया के पृष्ठ पे हैं, वो द प्रिंट पे हैं, उनको आज तक कवर कर रहा है। तो जो 6 साल पहले सफर शुरू हुआ था, आज वो आपके सामने है। तो ये अचीवमेंट क्या थी? बच्चियों ने कौन से एग्जाम में और कितने मार्क्स स्कोर किए, क्या उसके पीछे आपने किस तरीके से उनको ग्रूम किया? तो वो हमारे जरा दर्शकों को थोड़ा सा उस बारे में बताइए। जैसे मैंने बताया कि मैंने बच्चियों का दाखिला कराया, सबसे बड़ी चीज समस्या थी उनका दाखिला कराना, फिर उनको निरंतर पढ़ाई कराई गई। अब वो बच्चियां, सबसे बड़ी चीज थी कि बच्चियां उम्र से ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि एक होता है कि हाँ क्लास पहली में अगर बच्चियों का एडमिशन कराना है तो उसकी उम्र आपके हिसाब से 5 साल होनी चाहिए, लेकिन वो बच्चियां कहां तक पहुंच गई थी? वो 11 साल पहुंची हैं, कोई 10 साल पहुंचा है। जी बिल्कुल। अब स्कूल उनको स्वीकार नहीं कर रहा है कि नहीं आप क्लास पहली में नहीं, तो हमने उनको ऐसा बनाया कि ठीक है मैं चौथी में आपका एडमिशन करा रहा हूं, उसके पहले मैंने उनका बेसिक स्टैंडर्ड अच्छा कर दिया। तो वहां से हमने एडमिशन कराया, और इस वर्ष बच्चियों ने 10वीं की परीक्षा दी, और वो बच्चियां यूपी बोर्ड से उन्होंने स्टेट बोर्ड की परीक्षा दिया, और बच्चियों ने 3 बच्चियां ऐसी रही जिन्होंने 80% से अधिक अंक हासिल किया, जिसमें खुशबू विश्वकर्मा हैं, जिन्होंने हमारे यहाँ की टॉपर हैं, जिनके पिताजी हलवाई का, मतलब एक शॉप पे लड्डू बनाने का काम करते हैं। एक बच्ची रही जिसके पिताजी रिक्शा चलाते हैं, वो उसके 82% रहे, सना। और इसके बाद आंचल आती हैं जिनके पिताजी मतलब मोहल्ले में जाकर के ठेले पे सब्जी बेचने का काम करते हैं, वो 81% रही। 2 बच्चियां ऐसी रही जिनके 70% से ज्यादा रहे, और 2 बच्चियां ऐसी थी जो 60% से ज्यादा रही। और उनकी कहानियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि वो बच्चियां पहले खुद कूड़ा बिनती थी, खुद कबाड़ बिनती थी, आज भी उनका परिवार कूड़ा बिनता है, कबाड़ बिनता है। और उन बच्चियों की इंटरेस्टिंग, एक बच्ची नंदिनी की जो कहानी है उसमें महत्वपूर्ण है कि उस बच्ची को चिकन पॉक्स हो गया एक परीक्षा के दौरान में, और उसके घर वालों ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं जाने देना है। हमने एक लड़ाई के तौर पे लड़ा इस चीज को कि नहीं, हम इनको लेके जाएंगे। इन बच्चियों की 10-10 घंटे की हमने तैयारी की, हमारी टीम है जो 25 लोगों की, हर एक विषय पे काम किया, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि जिनका बेसिक इतना कमजोर हो, जिन्होंने पढ़ाई सोचा नहीं हो, स्कूल सोचा ना हो, और वो 85% ला रहे हैं, तो उनके ऊपर बहुत काम किया गया। पूरी टीम ने इन पे कड़ी मेहनत की, और परिणाम आपके सामने हैं। 2016 में आपने शुरुआत की नींव रखी, 2020 में आज हम हैं। इसके बीच कोरोना का एक दौर चला 2020 से 2021 तक, जिसमें तमाम जो व्यवस्थाएं थी, हर प्रकार के जो लोग थे वो परेशान हुए, हर जगह कई प्रकार की समस्याएं आईं। पर इस बीच भी शुरुआत जिस तरीके से चल रहा था वैसे चला। इसमें आपने कई सारी परेशानियां देखी और कई सारे नए आपने उपाय किए होंगे। तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप कुछ बताएं कि ये जो दौर चला इसमें कैसे आप चलते रहे। देखिए, शुरुआत के सफ़र की बात करें पिछले 6 वर्षों में, तो हर दिन एक अलग चुनौती हम लोगों ने देखी, क्योंकि जब हम आए तो ऐसा कभी हमारे दिमाग में नहीं था कि हमें भविष्य में ऐसा काम करना था। तो हर दिन एक चुनौती थी, हमने उसका डटकर सामना किया। लेकिन जब कोरोना की बात करते हैं तो वो बिल्कुल अलग चुनौती थी। अचानक मार्च का वो महीना मुझे भी याद आता है कि हम लोग काम कर रहे थे, फिर सारी चीज़ें अचानक ठप हो गई। और सबसे बड़ी चुनौती, हम जिनके लिए काम कर रहे थे वहाँ पे जो कहते हैं ना कि वायरस के फैलने के चांसेस सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सैनिटाइजेशन बिल्कुल नहीं। वहाँ पे दूर दूर तक नहीं, उनको पता भी नहीं है कैसे कार्य किया। तो अचानक चीज़ें हुई, हमें भी अचानक जो सरकार के दिशा निर्देश थे उनके अनुसार चीज़ों को बंद करना पड़ा, लेकिन हम ज़्यादा दिन बंद नहीं कर सकते थे। उस दौरान में जो सबसे बड़ी चीज़ें, 1 महीने के बाद हमें पता चला कि बहुत से घरों में बच्चों के घर से कॉल आई कि सर, पढ़ाई तो दूर की बात है, अगर इतने दिन बाद आपने हमें खाने की चीज़ें प्रोवाइड नहीं की तो शायद या तो हम गांव की ओर चले जाएंगे या बिना खाए मर जाएंगे। तो ये अब हमारे लिए दूसरा था कि अभी तक तो हम पढ़ाई पे बात कर रहे थे, अब ये कैसे करें।
तो हमने ये समस्याएं मतलब लोगों के बीच में सर्वे किया, कॉल पर अपनी टीम को अप्रत्यक्ष रूप से हमने काम किया इस पे, और लोगों से बात करने के बाद एक निष्कर्ष लगाया कि पहले इनका पेट भरना ज़्यादा ज़रूरी है, फिर जाके हम कुछ और काम कर सकते हैं। हमने सोशल मीडिया पे अपील लोगों से की कि इनके खाने पीने का और साथ में सैनिटाइजर और ये सारी चीज़ें की व्यवस्था, हमने इस पे कैंपेन किया और धीरे धीरे लोगों के बीच में हम पूरी सुरक्षा के साथ में गए, उनको डिस्ट्रीब्यूट किए। और उसी दौरान में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करने गए तो ये पता चला कि बहुत से बच्चे जिन्हें हमने भिक्षावृत्ति से निकाला था जी, उनके घर की ऐसी समस्या आई कि वो फिर से उसी में लिप्त हो गए। जी, तो ये हमारे लिए बहुत कहते हैं ना कि डबल चुनौतियां थी बिल्कुल, कि अब कैसे काम किया जाए। हमने धीरे धीरे अपने जो बड़े बच्चे थे हमारे, उनसे हमने बात किया कि ठीक है, आप बस्ती में रहते हो, पूरे एहतियात के साथ उन बच्चों को होमवर्क दीजिए, आप उसी आसपास में रहते हो। क्योंकि देखिए समस्याएं थी, हम लोग जिस तरह से उसका पालन कर रहे थे, लेकिन वहां पे उस तरीके से चीजों को पालन नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक ही कमरे में 10-10 लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियां हैं जिसमें किसी तरह का, जैसे आपने कहा, सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था नहीं होती। जी। तो वो हमने उसको इस तरीके से किया कि हर दिन बड़े बच्चे जाते थे, उनको होमवर्क देते थे, फिर धीरे धीरे हमने क्लासेस, और सबसे महत्वपूर्ण ये था कि कुछ बच्चे हमारे 12वीं में थे, और 12वीं के बच्चे उस समय ये था कि उनको आगे चल के इंजीनियरिंग की तैयारी करनी थी। तो मार्च में शुरू हुआ, अप्रैल तक तो हमने बंद रखा, मई में हम जाकर के बच्चों तक खाने की पहुंचाने की व्यवस्था और क्लास। जून जब थोड़ा सा कोरोना का कहर शुरू हुआ, कम होना शुरू हुआ, तो हमने क्या किया, लोगों से बात करके, क्योंकि सभी सरकार की तरफ से हुआ कि अब ऑनलाइन पढ़ाई होगी जी, लेकिन जिस जहां पे खाने की चीजें ना हो वहां पे आप स्मार्टफोन और टैबलेट की तो बात ही नहीं कर सकते। वहां की बच्चे, वहां पे नेट की व्यवस्था नहीं है जी। लेकिन कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जी। उसी समय ऐसा हुआ कि हमारे कुछ बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे और उनकी पढ़ाई जब प्रभावित होने लगी, तो मैंने लोगों से सपोर्ट के लिए बोला सोशल मीडिया से कि अगर आपके पास पुराने फ़ोन हो दे दीजिए, क्योंकि ऐसे बच्चों के पास खाने की तो दिक्कत है ही, कहाँ से वो स्मार्टफोन लेके आएंगे। तो वहाँ पे मैंने लोगों से अपील किया, तो कुछ लोगों ने अपने पुराने हैंडसेट हमें दिए, और साथ ही साथ हमें उस समय से समझ में आया कि ये लंबा समय चलेगा। तो हमने इसके साथ ही साथ लोगों से कहा कि अगर आपके पास पुराने कंप्यूटर सिस्टम हो, लैपटॉप हैं, तो आप हमें दीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि शुरुआत पूरी तरीके से लोगों के सपोर्ट से चलता है। लोगों के बीच में एक विश्वास है कि हाँ, चीज़ें बदल रही हैं, यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जाता है, रिजल्ट आते हैं। तो लोगों ने, जब मैंने इसके बारे में बात किया कि हाँ, बच्चों को खाने की दिक्कत है, तो खाने की चीज़ें मुहैया कराई गई। इसी तरीके से जब हमने फ़ोन और मोबाइल के साथ में हमने कंप्यूटर की बात किया, तो किसी ने हमें कीबोर्ड, किसी ने माउस, किसी ने अपने पुराने मॉनिटर हमें दिए, और हमने एक सिस्टम अपने बच्चों को दिया। और धीरे धीरे करके हमने एक कंप्यूटर, जो बच्चे कभी कह सकते हैं कंप्यूटर जिन्होंने टच नहीं किया था, जिन्होंने जब वो कभी मार्केट में जाते थे दूर से देखा था, वो बच्चे आज लगभग ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी ऐसा टच किया था, 50 ऐसे बच्चे और बच्चियां हैं जो कंप्यूटर सीख रहे हैं, और कंप्यूटर में फंडामेंटल के साथ साथ में आज वो MS वर्ड, एक्सेल और इसके साथ में पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे प्रेजेंटेशन बनाते हैं। और साथ ही साथ कुछ बच्चों के अंदर इतना ज़्यादा अच्छा लगा, कहते हैं ना, जिन बच्चों को जिस चीज़ से दूर रखा जाता है और वो मिलता है, तो वो बच्चे उसी में कैरियर, 8वीं के बच्चे आज कोडिंग सीख रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। शुरुआत पहले दिन से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे ही भरोसा रखता है। हम इसके लिए जितना प्रयास कर सकते हैं हम कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज अभिषेक जी मेरी नज़र में जो आई, आपने मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया इसका कि आपने एक पैड बैंक स्टार्ट किया जी, एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जो आज की सोसाइटी में कहीं ना कहीं वो टैबू माना जाता है, उसके बारे में लोग बात नहीं करते। एक चीज ये मुझे बहुत मतलब महत्वपूर्ण लगी, इसके बारे में कई सारी फिल्में भी बनी, पर जमीनी स्तर पे रह करके उस चीज को काम करना, उसको देखना, और खासकर वहां पर जहां पर किसी भी प्रकार की पहले से कोई सुविधा नहीं। दूसरी चीज कि आपने ये जो 1 रुपये एजुकेशन स्टार्ट किया है, कि आप प्ले स्कूल के बच्चों को 1 रुपए में शिक्षा देते हैं, तो ये क्या पूरा कॉन्सेप्ट है, और ये सुनने में भी नया लगता है अपने आप में, मतलब काफी मुझे सुन करके इसको अच्छा लगा कि हाँ, 1 रुपए में हम क्या किसी को शिक्षा दे सकते हैं क्या, और बच्चों को पढ़ा सकते हैं। खैर,
एनजीओ इस तरीके का काम करते हैं, पर ये जो 1 रुपी एजुकेशन वाला माइंडसेट है, ये क्या है और ये कैसे आया, क्या आप इसके पीछे कर रहे हैं, ये सारी चीजें जरा ऑडियंस। एक्चुअली आदर्श, इसमें दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अगर हम बात करें खासकर पैड बैंक की, जब आप बात करते हो तो शुरुआती दिनों में जब हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो हमारे साथ में धीरे धीरे हमारे साथ में फीमेल वॉलंटियर, मेल वॉलंटियर जुड़ते गए। तो हमने जो शुरुआत की कहानी ही शुरू होती है, शुरुआत का सफ़र भी शुरू होता है बच्ची से शुरू होता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ जी। तो धीरे धीरे जो हमारी फीमेल वॉलंटियर्स थी, उन्होंने लगभग 1 साल के बाद इनसे पर्सनल हाइजीन के विषय में बात करना शुरू किया। जब इस पे पहली बार बात किया तो आज भी मुझे वो रिएक्शन उनका याद है। एक तो बच्चियां, अरे मैम ये आप क्या बात कर रहे हो, शॉक्ड, बहुत ज़्यादा एकदम। उसके बाद ये बच्चियां ने जाकर के अपने घर में ये बात बताई तो दूसरे दिन ही ढेर सारे गार्जियन आ गए। हाँ, अरे ये क्या आपने बात करा दिया, तुमको पढ़ाना है पढ़ाओ, नहीं चले जाओ। गाली दे करके हम लोगों को वहां से, दूसरे दिन हमको बिल्कुल से गाली दे करके वहां से हटा दिया गया। ये इस चीज पे नहीं, कोई तुम पढ़ाने आए हो कि ये सब बातें, ये गंदी बातें हैं, इस पे कौन सा वो करते हैं जी, जी, जी। लेकिन एक शुरू से जिद थी, जो समस्या है उसका समाधान होगा, जड़ से समाधान होगा। वो तभी होगी जब इस पे बात होगी। बिल्कुल। जब कोई भी, मेरा मानना है, जिस चीज में हम बात नहीं करते हैं वो एक समस्या का रूप ले ली जाती है। बिल्कुल। ये आज हम मध्यम वर्गीय में देखते हैं या उच्च वर्गीय में, यहाँ पे तो बहुत बुरी स्थिति में है, बहुत बुरी। वहां पे आपको मैं बताना चाहता हूं आपके इस शो के माध्यम से कि बहुत से बच्चियों ने बताया कि राख, घास माहवारी के दिनों में बच्चियां प्रयोग करती हैं। बहुत सी बच्चियां, मतलब माहवारी के टाइम पे जब पीरियड होता है तो वो स्कूल नहीं जाती, उनको अलग कर दिया जाता है। हमने इसमें लगातार बात किया। बच्चियां हमसे तो कंफर्टेबल नहीं थी। इसमें बहुत बड़ा श्रेय हमारी जो फीमेल वॉलंटियर्स हैं, शालिनी हैं, अंजू हैं, आशिया हैं, अंजलि हैं, ये बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा श्रेय रहा, अनुश्री हैं, जिन्होंने लगातार इस पे बात किया। धीरे धीरे इस चीज़ में मैं भी शामिल हुआ। 2 से 3 साल में इन बच्चियों में यह बदलाव आया कि जब लगातार चीजों पे बात होती है ना, मैंने कहा कि लगातार कार्य करना आवश्यक है जी। आप किसी चीज को वन डे खेल करके नहीं चीजों को बदल सकते हैं। तो इसका परिणाम हुआ कि धीरे धीरे बच्चियां कंफर्टेबल होने लगी, इस चीज पे बात करने लगी, उन्हें अपने पर्सनल हाइजीन के बारे में पता चला। एक बड़ा चेंज तो हुआ। इसके साथ में जब हम इसमें 2 महीने पे सेशन करते थे, इनको वीडियोस दिखाते थे लैपटॉप पे अलग अलग माध्यम से, और साथ ही साथ उन्हें एक पैकेट पैड देते थे। लेकिन 2019 की बात है, ये 2019-20 में ही हुआ, सॉरी 20 में की बात है। एक दिन सेशन कंप्लीट होने के बाद मैंने एक बच्ची से बात किया, वो सेशन कंप्लीट हुआ। मैंने कहा अब कितना बदलाव महसूस? सर अब तो काफ़ी अच्छा फील करते हैं, जब भी कुछ होता है हम तो आपसे शेयर करके छुट्टी ले लेते हैं, और पैड भी मतलब जो हो सकता है प्रयोग करते हैं। मैंने कहा इसको रेगुलर बेसिस पे आप करते हो? तो जवाब था नहीं। उनके ना तो इतने पैसे हैं, ना हमारे प्रायोरिटी में है, ये प्राथमिकता में है। अच्छा। मैं उस चीज को सुन के शॉक्ड हो गया कि हम 3 साल से जो मेहनत कर रहे थे वो आज भी कह सकते हैं पूरी तरह से नहीं हो पाई है। नहीं हो पाई है। जी, हमने अपनी टीम से इस पे डिस्कस किया और हमने कहा इसको हमें ऐसा कॉन्सेप्ट बनाना है कि इस समस्या का जड़ से समाधान हो। बिल्कुल। वो सिर्फ एक दिन पे ना हो कि 8 मार्च का महिला दिवस आता है या किसी माहवारी दिवस पे आकर के उन्हें पैड बांट के काम नहीं चलेगा। हमने टीम से बात किया और 1 जनवरी 2021 को हमने प्रयागराज का पहला पैड बैंक अपनी बच्चियों के लिए खोला। इसके साथ साथ में अभी वर्तमान समय में पूरे प्रयागराज में लगभग 350 महिलाएं, भदोही का भी पैड बैंक हमने खोला। आज हर महीने 1000 बच्चियां महिलाएं पैड बैंक से एक पैकेट पैड ले जाती हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। कोई भी महिला आती है, आधार कार्ड या कोई भी उसके पास आईडी होती है, वो आती है, उसका जैसे एक बैंक कार्य करता है। जी बिल्कुल। आपने खाना बैंक का सुना, रोटी बैंक, ये अपने आप में अनोखा बैंक है। वहां से आती हैं और वो खुद से लेके जाती हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते ये प्रक्रिया कभी रुके, क्योंकि ये इनका बेसिक अधिकार है और हम इस पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी बात करते हैं कि हम 1 रुपए की भिक्षा जी, इसका सफर भी भिक्षावृत्ति से ही आपको मैंने बताया कि शुरू हुआ। बच्ची ने भीख मांगना शुरू किया। हमें शुरू से सिखाया गया था
और धीरे धीरे जिसमें हम आगे बढ़ते गए तो मुझे समझ में आया ये भिक्षावृत्ति का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम समझते हैं कि हम किसी बच्चे को या किसी को भिक्षा दे करके बहुत पुण्य का काम करते हैं जी। मैं आपके शो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा पाप का कार्य होता है। जी। अब इसकी जो तह पे जाएंगे तो ये समझिए कि एक बच्चा जो होता है हर दिन 150 रुपए इकट्ठा करता है, 200 रुपए इकट्ठा करता है और वो उसके बाद 50 से 100 रुपए अपने घर पे देता है और 100 रुपए का वो नशा करता है। तो आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं कि आपने किया क्या। आपने कहीं ना कहीं अपनी जो जिम्मेदारियों को सीमित करने के लिए एक बच्चे को 1 रुपए दे करके आप अपनी जिम्मेदारी से तो मुक्त हो गए। आपको प्राउड भी फील हो रहा है कि मैंने बच्चे को दे दिया। हाँ। लेकिन उससे हुआ क्या, एक बच्चा पूरी तरीके से भिक्षावृत्ति और नशे वृत्ति में तब्दील होता जा रहा है। हमारे देश का भविष्य जो है भिक्षावृत्ति की तरफ जा रहा है। तो हमने लोगों के बीच में मैसेज डाला कि जब हमें सपोर्ट की, आप भिक्षावृत्ति बंद करिए, बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करिए। बिल्कुल। आज 5 साल के बाद हमने इसी साल में अप्रैल में हमने एक प्ले स्कूल शुरू किया। तो उसके पीछे का हमारा कॉन्सेप्ट ही यही था कि इन बच्चों को भिक्षा नहीं, अब शिक्षा मिलनी चाहिए। हम 6 साल से तो ये कार्य कर रहे थे, लेकिन लोगों के बीच में भी हम ले गए और इनसे भी अपील किया कि अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेनी है, बच्चों को खेल खेल में सिखाना है। जी। जो शुरुआत प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को खेल खेल में सिखाता है, वो रटना नहीं सिखाता। क्योंकि इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि अगर बच्चों को जब तक वहां पे मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, तब तक वो नहीं आएंगे। तो क्योंकि वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां पे समस्याएं हैं, वो भीख मांग करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं जी। तो वहां पे हमने उनके गार्जियन को बोला कि आप सिर्फ 1 रुपए प्रतिदिन के 1 रुपए में अपने बच्चों का दाखिला करा सकते हैं, हम इनको एजुकेशन। इसके पीछे का लास्ट सिर्फ इतना यही है कि वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट फील करें कि हमारा बच्चा फ्री के स्कूल में नहीं जा रहा है। राइट। एक धारणा बनी है कि अच्छा फ्री का स्कूल होगा जी, तो वहां पे अच्छी चीजें नहीं होंगी जी जी। तो ये हमारा 1 रुपए का कॉन्सेप्ट है और जो लोगों के बीच में काफी सराहा जा रहा है। और धीरे धीरे हम जो बच्चे कभी फुटपाथ पे भीख मांगते थे, आज आप देखेंगे कि वहां पे एक अच्छी एजुकेशन लेके एक अच्छा इंसान बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सराहनीय प्रयास है आपका। और कहीं ना कहीं होता है अभिषेक जी कि ये जो ये टोटल है ना पूरा प्रोसेस है, ये बहुत लुक्रेटिव है। मतलब है क्या कि आप सड़क पर देखिए किसी बच्चे को, और चूंकि उसको अच्छा बुरा, जैसे आपने बताया कि उसका तो पता है नहीं कि क्या कर रहा है वो वही भीख मांगता है, बेगिंग करता है, उससे उसके जो 100-150 रुपए इकट्ठे होते हैं, क्योंकि पैसा मिल रहा है ना, पैसे से एक कहीं ना कहीं एक हमारे अंदर एक लुक्रेटिव वो हो जाता है। जी। और उसके बाद उससे वो नशा करता है। हाँ। और उसको करके वो सो जाता है। जी। नेक्स्ट डे सेम प्रोसेस रिपीट। बिल्कुल। इससे बच्चे को निकालने में, और कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप एक बार बच्चे को लेकर के आते हैं, वापस चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो वापस चला जाए। हाँ। तो आप इसमें बहुत ज्यादा समय देते हैं। जी। है ना, आपकी टीम बहुत ज्यादा इसमें समय लगता है कि एक हम बच्चे को ला रहे हैं तो लगभग उस पर 2-2.5 साल तक आप लोग मेहनत करते हैं। बिल्कुल। इस बीच में अभिषेक जी, परिवार जो है आपका, आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, वो कैसे आपका सपोर्ट करता है? देखिए, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। पिताजी हमारे रेलवे में लोको पायलट हैं, रह चुके हैं, सेवानिवृत्त हैं, और माताजी हमारी गृहिणी हैं, और भाई हैं हमारे 2 जो एक इंजीनियर हैं, एक बिजनेसमैन हैं। शुरू के दिनों में की बात करें तो सभी का परिवार जो चाहता है कि हाँ, जैसा कि आपने कहा भी कि एक अच्छा बिजनेस हो, या एक बच्चे का जो हमारा बेटा है या हमारे परिवार का सदस्य है वो अच्छी जगह पे हो, समाज में एक स्तर हो। सबने अपने अपने हिसाब से मानक तय किए हुए हैं। तो उन्होंने भी मुझे इसीलिए भेजा भी था प्रयागराज में जी। तो मैं इंजीनियर बनने के लिए आया, और इंजीनियर के थ्रू ही मैं जाना चाहता था, सिविल क्षेत्र में जाना चाहता था। जब तक इंजीनियरिंग का था शुरू किया, और उसके तब तक सारी चीजें ठीक थी। लेकिन कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि जब शुरू के दिनों में जब मैंने ये कार्य शुरू किया तो मेरा पूर्णतः विरोध था। मतलब परिवार का पूर्णतः विरोध इसमें था कि ये क्या कर रहे हो जी, पहले खुद बन जाओ, बिल्कुल, फिर दूसरों को बनाना। ये सभी से, ये परिवार का ही नहीं था, रिश्तेदार हों, आसपास के दोस्त हों, अलग अलग तरीके की लोगों ने कमेंट किए। लेकिन कुछ लोगों के अंदर तो डर था कि मतलब क्या होगा। कुछ लोगों ने कमेंट भी किए, अरे पागल है, इस तरह का काम कर रहा है, अरे वहां पे लड़कियां बहुत सारी होती हैं इसलिए जा रहा है।
जी। तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से वो किए। परिवार के अंदर था, डर था कि अभी इसका कैरियर बनने की राह है और ये कहाँ जा रहा है। जी बिल्कुल। माता जी का बहुत बड़ा हमारे अंदर शुरू से रहा कि मेरी माता जी गृहिणी के साथ साथ में उन्होंने लोगों की मदद करना सिखाया था मुझे। तो वो एक हमेशा से था और मैंने धीरे धीरे माता जी को विश्वास दिलाया। और इस चीज़ को मैं ज़रूर यहाँ बताना चाहूँगा, जो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट 2 से 3 महीने बाद ही मिला, वो मेरे बड़े भाई विकास शुक्ला का था, जो इंजीनियर थे। उन्होंने पहले शुरू के दिनों में कहा, यार अभिषेक अपने ऊपर ध्यान दो, मैं भी चाहता हूं तुम भी हमारे जैसे बनो। लेकिन जब उनको विश्वास हो गया कि जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, उसकी वजह से कुछ गलत नहीं होगा, एक बड़ा चेंज हो सकता है, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम करो, मैं पूरा साथ दूंगा। तो ये 6 साल के जो सफर में मेरा सबसे बड़ा, अगर परिवार में एक कह सकते हैं मेरे लिए एक बैकबोन थे, वो मेरे भाई थे, जिनकी वजह से मैं शायद इस काम को कंटिन्यू कर सका। बाकी तो जैसे जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत सिंपल सी धारणा है, सब चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो, बिल्कुल, भगत सिंह पैदा हो लेकिन दूसरों के घर में हो, और उनका वो शहीद दूसरों के घर से हैं। कोई नहीं चाहता कि भगत सिंह अपने यहाँ पे पैदा हो। जी। तो वही धारणा थी, लेकिन धीरे धीरे आज काफी कुछ बदल चुका है। आज लंबा समय बीतने के बाद जब परिवार वालों को रिजल्ट दिख रहा है, समाज को या रिश्तेदारों को दिख रहा है, तो लोग अब अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि ठीक है। तो मुझे आज भी युवराज सिंह की वो चीज़ें याद है, अच्छा खेलो तो ताली नहीं तो गाली, उनके दूसरे वनडे की बात थी जी। तो ये एक समाज का सच होता है जिसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो कह सकते हैं इस तरह का सफर रहा मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही कहीं ना कहीं आपने लग करके काम किया, बहुत कंसिस्टेंटली काम किया। अभिषेक जी, कहीं ना कहीं टीम एफर्ट जो है वो बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत आप अकेले कर सकते हैं, पर जैसे जैसे आपकी व्यवस्था बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ते जाते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं टीम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। बिल्कुल। आपने जैसा अभी तक हमें बताया कि आपके पास 25 से ज़्यादा लोगों की वॉलंटियर बेसिस पे टीम है। जी। तो टीम आपके साथ कैसा सपोर्ट करती है, टीम आपके साथ लग करके कैसे काम करती है, आप उन लोगों को कैसे मैनेज करते हैं? और एक बात और जुड़ी हुई, बहुत ही अहम, कि सबको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी स्तर पर नहीं हैं तो आप लोगों की मदद नहीं कर सकते। समाज में अगर आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा नहीं है, सर्टेन अमाउंट ऑफ आपकी फॉलोइंग नहीं है, तो आप लोगों के लिए कुछ नया काम नहीं कर सकते। ऐसी सोच, ऐसी धारणा है। हाँ। और इसको पूर्णतः आप खारिज करते हैं। जी, बिल्कुल। कि आप एक एज ए इंडिविजुअल आप स्टार्ट करते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं, उसको 6 साल तक चलाते हैं, उससे पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर के आते हैं, और कोविड जैसे टाइम में भी वो चीजें चलती रहती हैं। जी। और बहुत बड़ा चेंज ग्राउंड लेवल पे, ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि आप एक स्ट्रीट स्कूल चला रहे हैं, बच्चियों में पैड्स बांट रहे हैं, 1 रुपए में एजुकेशन दे रहे हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। जी। अब आप इन चीजों से बहुत कुछ सीख चुके हैं, बहुत एक्सपीरियंस रहे इन चीजों में, तो आप हमारे जो यूथ हैं, खास करके हमारे जो चैनल को देखने वाले लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो आज की सोसाइटी है, इसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए आदर्श, पहली बात तो मैं वहाँ पे आना चाहूँगा कि टीम जी। मेरा मानना है कि जो शुरुआत का सफ़र रहा और शुरुआत की जो ताकत रही, वो हमारी टीम रही। और मैं कई जगहों पे जहाँ पे भी मुझे लगता है कि ये इस बात को बोलना चाहिए, और मैं हमेशा मानता हूँ कि कोई बड़ा कार्य बिना टीम के नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। क्योंकि एक इंसान की जो सोच होती है, आगे चल कर के कहीं ना कहीं वो सीमित हो जाती है। बिल्कुल। या वहां से समाधान नहीं दिखता है। लेकिन जब आप टीम के साथ में काम करते हो तो वो चीजें, अलग अलग सोच एक बड़ा रूप लेती हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत आज जो भी है वो अपनी टीम की वजह से, और वो ऐसी टीम जो खुद पढ़ती है। मतलब हमारे यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो बीटेक करने वाले हैं, कोई बीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई डिफेंस में जाना चाह रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है। मतलब सभी लोग अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोग हैं। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें आपको बता देता हूं कि मेरी जो टीम है, 25 तो ऐसे लोग हैं, 5 ऐसे भी लोग हैं जो ठीक है वो पढ़ाने का काम नहीं कर सकते, लेकिन वो हमें गाइडेंस करते हैं, हमें मार्गदर्शन की पूरी देते हैं। जैसे यहाँ के संजीव त्रिपाठी जो प्रयागराज के ब्रांड एम्बेसडर हैं स्वच्छता के, आलोक जैन जी हैं। हमारी जो पूरी टीम है, यूथ की टीम, उसने इस काम को बखूबी हर स्टेप पे मुझे रुकने नहीं दिया। मैं कह सकता हूँ शुरुआत तो मैंने की, लेकिन इस काम को निरंतर करना
वो हमारी टीम की वजह से हो पाया। बिल्कुल। क्योंकि एक बहुत मुश्किल होता है जब आप ऐसे परिवेश में रह रहे हैं जहां पे सिर्फ बोला जाता है अपने ऊपर ध्यान दो, जी, अपने कैरियर। बहुत से लोग बाहर से आके रह रहे हैं, उन्हें हर दिन का, बहुत से के परिवारों को पता नहीं होता कि हाँ, उनका बच्चा जो है अपने भविष्य को बनाने से के साथ साथ किसी और जिसका भविष्य ही नहीं था उसको बनाने का कार्य कर रहा है। तो बहुत बड़ा श्रेय जाता है। मैं सारे टीम मेंबर्स को सलाम करता हूं। कई ऐसे हैं जो दिन के 8-8 घंटे, आप मुझे कह सकते हो कि 16 घंटे 24 घंटे मैं काम कर रहा हूं, लेकिन हमारे साथ में बहुत से ऐसे साथी हैं जो 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। वो ताकत है शुरुआत की। बिल्कुल। हम इसी ढर्रे को बढ़ा रहे हैं। और एक चीज इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगा कि आज लोगों को एक प्लेटफॉर्म की तलाश होती है। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, दुनिया ऐसी है, कमी है, लेकिन मैं मानता हूं नहीं, पहले आप एक प्लेटफॉर्म तो दो। जी। दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं जी, वो तलाश कर रहे हैं कि एक अच्छी प्लेस हो जहां पे हम अच्छा काम कर सकें। बिल्कुल। तो शुरुआत ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, लोगों के अंदर विश्वास दिया कि हां, आप आइए, यहां पे चीजें इस तरह से की जा रही हैं, इस तरह से चीजें बदलाव हो रहा है, और वो उसके सहभागी बने और आज आपके सामने सारी चीजें हैं। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कहा कि कम संसाधन में चीजों को शुरू करना, और लोगों के जो दिमाग में एक मिथक है कि जब तक आपके पास बड़े रिसोर्सेज नहीं है तब तक आप काम नहीं। मेरा मानना है कि ये बिल्कुल गलत है, पूर्णतः ही गलत है। मतलब इसमें कहीं की सत्यता नहीं है। शुरुआत का भी सफर अगर आप देखें तो मैं जिस बैकग्राउंड से, मैं खुद आज, पहले भी मैं ट्यूशन पढ़ा करके मैं काम करता था, आज भी मैं ट्यूशन ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। अपना खर्च मैं उसी तरह से निकालता हूँ। और हमारे साथ में जो टीम मेंबर्स भी हैं, शुरुआत के पहले दिनों की खर्च अगर आप बात करें तो 500 होते थे जी, और वो 500 रुपए हम लोग सारे लोग मतलब चंदा इकट्ठा करके करते थे। जी, जी, जी। और आज की कंडीशन में शुरुआत का जो खर्च है लगभग 60 से 70 हजार रुपए है। बिल्कुल। तो ये 500 से 70 हजार तक हम जो पहुंचे हैं, तो इसे तो आप कह सकते हैं ना कि बिल्कुल हाँ, आप सीमित रिसोर्सेज में चीजों को शुरू करिए। महत्वपूर्ण ये है कि आप किस निरंतरता के साथ में काम करते हैं, आपका माइंडसेट क्या है, और छोटी सी ही चीजें बड़ी रूप लेती हैं। जी, बिल्कुल। तो ये हम इस कॉन्सेप्ट पे, हमारे 4 से 5 बच्चों से, 2 बच्चों से शुरू किया सफर आज 200 तक पहुंच चुका है। 500 रुपए में जो हम चीजों को करते थे आज वो 50-60। और सबसे बड़ी चीज मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहता हूँ कि 1 रुपए में, जी, इससे कम में क्या हो सकता है। हम 1 रुपए में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। जी। हमारे पास सीमित संसाधन है। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा, लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप अपने 24 घंटे हर किसी के पास होते हैं, तो जरूरी नहीं है आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएं या बहुत पैसा हो तभी आप समाज सेवा कर सकते हैं। आपकी नीयत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अच्छी नीयत के साथ में और निरंतरता के साथ में करेंगे तो चीजें जरूर बदलेंगी, एक बड़ा बदलाव होंगी। आज हम प्ले स्कूल तक पहुंचे हैं फुटपाथ से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुरुआत आगे चल करके एक आवासीय विद्यालय बनाना चाहता है ऐसे बच्चों के लिए। हो सकता है कि आप अगली बार कभी हमसे बात करें तो हम एक कॉलेज के रूप में रहें। बिल्कुल। तो हम एक स्ट्रक्चर बेसिस पे काम कर रहे हैं, और बस चीजें हैं कि हाँ, लेकिन उसमें कंफ्यूजन नहीं है। जी, जी, जी। तो कंफ्यूज मत होइए। आप अपने पास जो 1 घंटे का समय है वो ही दीजिए, वो लेकिन निरंतर दीजिए। अगर आपको समाज सेवा में करना है तो आपको अपनी जिम्मेदारी, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि ये हमारी समाज के प्रति नैतिक जिम्मेदारी है, हमें करना चाहिए और इसको समझना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो होता है ऐसी चीजें हम अक्सर देखते हैं। कुछ एक लोग होते हैं हमारे बीच के जो इन चीज़ों को देखते हैं और उनके प्रति कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, एक्शन लेने में भी कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, और उस कंसिस्टेंसी के बाद समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेकर के आते हैं। अभिषेक शुक्ला जैसा भी बैठता है जो 5,000 रुपए कमा करके अपनी व्यवस्था चलाता है और 60,000 रुपए एक पब्लिक फंड, बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी एनजीओ के फंड के, बिना किसी सीएसआर के, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के एक ऐसी संस्था चलाता है और तमाम बच्चों को आज के डेट में शिक्षा दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक शुक्ला जी आपका हमारे शो पर आने के लिए। और दोबारा एक बार आप भी देख करके कह दीजिए कि ये बातें जो हैं हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बारे में जानें, और कहीं ना कहीं रोज
अपना जो रोज का एक जीवन होता है उसके अंदर इन चीजों को एक्नॉलेज करें और ऐसा एक चेंज लेकर के जी, जी। कि थोड़ा बहुत 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, जितना आपसे हो सके वो इस सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए, इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए कंट्रीब्यूट करें। जी, देखिए, शुरुआत आज जो भी है वो आप सब की वजह से है। शुरुआत की सफ़र की शुरुआत ही आपकी वजह से रही। आज जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो आपकी वजह से। आपने हर स्टेप पे हमें सहयोग किया, हर परिस्थिति में आप हमारे साथ रहे। हम जो भी हैं आपकी वजह से हैं। तो मैं चाहता हूँ आप तक ये वीडियो पहुँच रहा है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। उसके पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हो सकता है कोई बच्चा इस वीडियो को देखे और उसको एक स्कूल की तलाश हो, एक कह सकते हैं कुछ ऐसे युवा हों जिनको एक प्लेटफॉर्म की तलाश हो, जो करना कुछ चाहते हैं, जो चाहते हैं समाज के लिए जीना चाहते हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंचे। और ये तभी हो सकता है जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो पर आने के लिए। और इसी के साथ फिर हम इस शो को ख़त्म करते हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। आप जो भी प्रयास कर रहे हैं बहुत एक पॉजिटिव चेंज लेकर के आ रहा है ग्राउंड लेवल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श, और बहुत बहुत धन्यवाद मैं WT फिल्म्स को करना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट शुरू किया है। ऐसे लोगों को आप बुला रहे हैं, शो में लेके आ रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि आप जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वो ग्राउंड पे रह के बस बदलाव किए जा रहे हैं। और WT फिल्म्स हमेशा से अच्छे कार्यों को हमेशा से उसने सपोर्ट किया है। हर स्तर पे शुरुआत को उसने सपोर्ट किया है, जब भी शुरुआत को ज़रूरत पड़ी है। तो मैं आपको ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहता हूं कि जो आपने एक मुहिम छेड़ी है, ऐसे लोगों की बात पहुंचाना जिन्हें दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, जिनके वजह से एक सकारात्मक संदेश पहुंचे। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद, ढेरों शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।